हेलो फ्रेंड्स, मैं रामबाबू सर आपका अपना चैनल आर के सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इस भाग एक है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड का ये पहला भाग है, पहला पाठ है। इसमें हम आज जीव विज्ञान पर आज बात करेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, और इसमें चैप्टर पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीव विज्ञान के एक स्टूडेंट होने के नाते ये आपको जीव विज्ञान की पूरी बातें आपके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि एक आप जीव विज्ञान का स्टूडेंट है। ये जीव विज्ञान का स्टूडेंट के पास इतना मतलब कि जीव विज्ञान के बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर 1 पर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड भाग 1 में हम इस वीडियो को देखेंगे ना। इसमें आप समझेंगे कि जीव जगत मतलब क्या है, जीव विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का, सबसे पहले कि हम जीव जगत के बारे में पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी का कुछ परिभाषा जानें कि बायोलॉजी कहते किसे हैं। तो सबसे पहले कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे, पूरी बातें आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगी। बायोलॉजी एकदम सरल तरीका में समझ में आएगी, एक एक बात इसमें आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मेरा चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताकि जितना भी वीडियो हम बनाएं और नोटिफिकेशन जो हमारा वीडियो को मिले वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए ना। तो चलिए जीव जगत में द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बात करेंगे भाग 1 में। जो इसमें सबसे पहले हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है मित्रों। तो विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान जिसमें जीवों के ही बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान जो होते हैं, ये जीव विज्ञान में इसमें बायोलॉजी जो शब्द है, इसका पहले हम इसके बारे में समझ लें कि बायोलॉजी क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बायोलॉजी का अर्थ होता है, बायोलॉजी का अर्थ होता है लिविंग। लिविंग, लिविंग मतलब होता है जीवित जीव। लिविंग, बायो का अर्थ क्या होता है लिविंग, और लिविंग मतलब होता है कि जीवित जीव। और लॉजी, लॉजी का अर्थ होता है, लॉजी का अर्थ होता है लोगो। ये लोगो शब्द से आया है, लॉजी जो है लोगो शब्द से आया है, और इसका अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी इसको बोलते हैं। यानी लोगो जो है, लोगो का अर्थ होता है लॉजी, और इसमें बायोलॉजी, लॉजी का अर्थ होता है लोगो, और इसका अर्थ होता है टू स्टडी। मतलब टू स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी का अर्थ हो गया बायो का अर्थ हो गया लिविंग, लिविंग मतलब जीवित जीव। लॉजी का मतलब हो गया लोगो शब्द, टू स्टडी इसका मतलब होता है, इसका मतलब कि बायोलॉजी का अर्थ मिलकर के हो गया जीवित जीव के बारे में अध्ययन करना। इसका ये पाठ हो गया जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना, इसका मतलब हुआ। तो आप समझ गए कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के ही बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है लिविंग, और लिविंग मतलब होता है जीवित जीव।
लॉगी का अर्थ होता है लोगो, यानी लोगो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब होता है कि अध्ययन करना, यानी जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करना, ये बायोलॉजी का अर्थ होता है। देखिए इसमें बायोलॉजी जो होता है, जीव विज्ञान की दो शाखा होती है। ये जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है? तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। एक नंबर में होता है, पहला जो इसमें होता है वो जंतु विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं, जंतु विज्ञान को बोलते हैं, जंतु विज्ञान को हम इसमें बोलते हैं जूलॉजी। इसको जूलॉजी बोलते हैं। दूसरा होता है, इसमें दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं बोटनी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोटनी। तो जीव विज्ञान की दो शाखा होती है। तो जीव विज्ञान की दो शाखा कौन कौन होती है? जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बोटनी। अब देखिए जंतु विज्ञान किससे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों यानी जंतुओं के ही बारे में अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केवल जीवों के यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे जंतु मतलब कि जैसे माल भैंस, उसके बाद में कुत्ता बिल्ली, ये सभी क्या है? जंतु। उसी के अंतर्गत मानव भी आता है जंतु के अंतर्गत। तो ये जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के ही बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोटनी, यानी वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी वनस्पति पेड़ पौधों को बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। चलिए इसका परिभाषा हम ले लें। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत बहुत सारा जंतु है जिसमें हम लोग भी शामिल होते हैं। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान का डिफिनेशन क्या होगा? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए इस पर एक बार और चर्चा कर लें। विज्ञान की कितनी शाखा होती है? तो विज्ञान की दो शाखा होती है, जंतु विज्ञान जूलॉजी और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान जूलॉजी बोलते हैं। और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति मतलब क्या? पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए अब है जीव यानी जीव विज्ञान का यहां पर अलग लिख देते हैं, यानी जीव विज्ञान
यहाँ पर हमको लिख देना चाहिए जीव विज्ञान। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान की जनक कौन है। तो जीव विज्ञान का जनक याद रखिएगा अरस्तु है। अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। दूसरा आइए, दूसरा देख लीजिए जीव, उसके बाद है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो यहां पर लिख लीजिए जंतु विज्ञान का जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान का जनक, कोई पूछेगा कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का भी जनक जो है अरस्तु है। अरस्तु। आप याद रखेंगे जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु है। तीसरा इसमें है देखिए वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो देखिए जंतु विज्ञान का जनक जो है उसका नाम है थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट। आप याद रखेंगे इसी। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस है ना। तो आप इसे याद रखेंगे, ये जीव विज्ञान का ये जनक अरस्तु है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है, और वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस है ना। तो ये आपका एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते इतनी बात आपको अवश्य इतना जानकारी होना चाहिए ना, ये आपके पास होना चाहिए कि ताकि कोई जीव विज्ञान का डिफिनेशन पूछ दे ना तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं ना। और आप आसानी से बता सकते हैं ना कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी मतलब क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, जीवित जीव। लॉजी मतलब होता है लोगोस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, यानी जीवित जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की दो शाखा होती है, जंतु विज्ञान जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी, जिसमें आपको परिभाषा डिफिनेशन भी डाल दें कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे जंतु मतलब समझते हैं ना, तो जैसे जंतु मतलब कि ये कुत्ता बिल्ली ये सब गाय भैंस ये सब उसमें हम लोग भी आते हैं, मानव भी आता है ना। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में आपको बताया कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों के ही बारे में अध्ययन किया जाता है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है। बात ये था कि इसमें जीव विज्ञान का जनक पूछ दिया कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। आप इसे याद रखेंगे। तो आप एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते इतने आपको बात याद रहना चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब चैप्टर पर चलेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग चैप्टर पर बात करें। चैप्टर पर बात करें कि हम लोग जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीव यानी सजीव के बारे में जानेंगे। पहला टॉपिक लेंगे सजीव। देखिए लिया ज्यादा सजीव। सजीव जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में लिविंग। तो देखिए सजीव किसे कहते हैं? तो सजीव मतलब आप समझते हैं कि सजीव किसे कहते हैं? सजीव वे होते हैं जो चल सकता है, देख सकता है, बोल सकता है,
बाहरी वातावरण की बातों को समझ सकता है, बाहरी वातावरण की हर तरह से वो समझ सकता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ना, अपने हर चीजों को समझ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सजीव। यानी सजीव मतलब क्या होता है कि जो सब कुछ वो अपने एक जगह से दूसरे जगह चल सकता है, खा सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, इसको हम बोलते हैं सजीव। तो सजीव किसे कहते हैं, तो चलिए इसका डिफिनेशन ले लें। जीव, जीव वह है जो अपने समान संतान उत्पत्ति करें, उसके बाद उसमें वृद्धि हो, उसके बाद कहता है उस सारे समझ सके ना। तो जीव सजीव वह है जो अपने समान संतान उत्पत्ति करें, उसमें वृद्धि हो, वह सारी चीजों को समझ सके, उसमें भार हो ना, वह एक जगह से दूसरी जगह जा सके ना, तो समझ सके, उसे सजीव कहते हैं। देखिए बहुत सारा इसमें बात लिखा जाएगा, तो बहुत सारा बात लिखा आएगा। तो सजीव, सीधी बात समझो कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव वह है जो अपने समान संतान उत्पन्न कर सकता है, करें, उसमें वृद्धि हो, वह सारी चीजों को समझ सकें, उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। इसमें लिखाने के लिए बहुत सारा बात लिखा जाएगा। जो बाहरी वातावरण को समझ सकें, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकें ना, उसमें वृद्धि कर सकें ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सजीव। तो देखिए सजीव जो है, इसमें सजीव का, तो सजीव में जो होते हैं, जिसमें सजीव के कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें हम आएंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जीवधारियों की, इसमें इसका सजीव का कुछ लक्षण पढ़ेंगे हम, कि सजीव का लक्षण क्या होता है, सजीव का लक्षण क्या होना चाहिए। तो पहला सजीव का लक्षण है यानी जीवधारियों का, जिसको हम बोलते हैं कभी, यहां पर देखिए जीवधारियों, यानी क्या है, जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण के बारे में, यानी सजीव तो आप समझ ले कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव वह है जो अपने समान संतान उत्पत्ति कर सकता है, जो बाहरी वातावरण को समझ सकता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, यानी हर बातों को समझ सकता है, खा सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, वह वायुमंडल में यानी अपना पर्यावरण में ऑक्सीजन ले सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सजीव। यानी सजीव के कुछ लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जीव, इसको हम बोलते हैं जीवधारियों के लक्षण, यानी जीवधारियों के, यहां पर एक ही बात लिखा गया है, जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण के बारे में जानेंगे कि जीवधारी का लक्षण क्या होता है। तो इसमें पहला जो लक्षण होता है वो वृद्धि होती है। पहला इसका लक्षण क्या होता है, तो पहला लक्षण होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। इस वृद्धि के बारे में हम लोग जानेंगे कि पहला जो इसमें लक्षण होता है वो क्या होता है, तो इसमें वृद्धि होती है ना। तो इसमें पहला जो लक्षण होता है क्या होता है, वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। तो इसमें वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जीवधारी में वृद्धि होता है। ये तो सब कोई जानता है कि जीवधारी में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे हम लोग जीवधारी हैं, हम लोग का वृद्धि हुआ है, कैसे हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो प्रत्येक जो भाग जो है वो सेल से मिलकर के बना हुआ है। यानी प्रत्येक, यानी सेल से मिलकर के हमारा जो है शरीर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कि सेल मतलब कोशिका, यानी अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हमारे शरीर में जो होता है कोशिका का उभार होता है, जितना कोशिका का विखंडन होता है उतना ही हमारा शरीर क्या होता है, बढ़ता है।
तो जैसे जैसे कोशिका का विखंडन होते जाता है हमारे शरीर में, वैसे वैसे शरीर का क्या होता है, वृद्धि होते जाती है। तो शरीर का वृद्धि मतलब आप समझते हैं कि वृद्धि कोशिका के यानी विखंडन से क्या होता है, शरीर में वृद्धि होती है ना। तो वृद्धि जो है जीवधारियों में वृद्धि होती है। ये तो सब कोई जानता है कि जीवधारियों में क्या होती है, वृद्धि होती है। आप भी जानते हैं कि वृद्धि जीवधारियों में होती है। जो जीव है उसमें वृद्धि होकर करेगा, जो जीव है वो बढ़बे करेगा ना। लेकिन इसमें कुछ इसका लक्षण होते हैं, हम लक्षण के बारे में समझेंगे, जिसमें वृद्धि क्या है, वृद्धि। तो देखिए वृद्धि तो ये आम बात है कि ये वृद्धि जो होती है वो सजीव में एकदम पक्का है कि एकदम डिफिनिट है कि ये उसकी वृद्धि होगी ना। लेकिन देखिए इसमें वृद्धि का मतलब इसमें है कि वृद्धि का मतलब हुआ क्या, वृद्धि का मतलब हुआ आकार में बढ़ना। पहला वृद्धि का लक्षण है कि आकार में क्या होगा, पहले हम लोग छोटे थे, छोटे से क्या हो गए, बड़े हो गए। कोई भी जीवधारी है यानी आकार में क्या होता है, बढ़ता है। तो आकार में बढ़ना। दूसरा है भार में बढ़ना। भार में बढ़ना, जब वो बढ़ेगा तो उसकी वजन क्या होगी, पहले मान के लिए कि जो वो 3 किलो 4 किलो 5 किलो का कोई जीवधारी था, अब जैसे जैसे उसका ग्रोथ हुआ ना, वृद्धि मतलब होता है, क्योंकि वृद्धि मतलब ग्रोथ होता है। वृद्धि मतलब क्या, ग्रोथ, यानी वृद्धि मतलब ग्रोथ, जिसको वृद्धि मतलब ग्रोथ बोलते हैं। वृद्धि का मतलब हुआ, आप आम बात में समझते हैं कि जीवधारियों में वृद्धि होती है, जीवधारियों में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब हुआ कि जैसे आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना ना, उसके बाद कहता है संख्या में बढ़ना, संख्या में बढ़ना। भाई जीवधारी है तो संख्या का वृद्धि और विकास करबे करेगा। आपको पहले ही बता दिए हैं कि जीवधारी जो है संतान की उत्पत्ति करता है ना, वृद्धि करता है, तो संख्या अपना बढ़ाएगा। तो वृद्धि का मतलब, ग्रोथ का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब होता है आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना और संख्या में बढ़ना। जब आकार में बढ़ेगा तो उसका आकार के साथ साथ क्या होगा, भार भी बढ़ेगा जीवधारी में। उसके बाद संख्या में बढ़ना, यानी वो संख्या अपना ग्रोथ बढ़ाएगा। तो जीवधारियों में लक्षण, पहला लक्षण जो होता है वो वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ। तो पहला वृद्धि का लक्षण जो है वो आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना और संख्या में बढ़ना। जैसे आकार में बढ़ना मतलब कि पहले छोटे थे, छोटे से पहले उसका पहले छोटे थे, अब वो उसका आकार जब बढ़ा तो उसका आकार इतना बड़ा हो गया। जब इसका आकार जब बढ़ेगा तो इसके साथ साथ क्या बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। पहले वो 5 किलो था तो कितना हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। संख्या में बढ़ना, पहले वो 1 था तो क्या हो गया, संख्या में जब बढ़ा तो 1 से वो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया ना। तो इस प्रकार से आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना और संख्या में बढ़ना, ये किसका लक्षण है, यानी जीवधारियों का लक्षण। ये तो फिक्स है, सब कोई जानते हैं कि जीवधारियों में आकार, जीवधारियों में वृद्धि होती है। लेकिन आप एक और बात है कि जीवधारियों के साथ साथ वृद्धि ये निर्जीव में भी होती है। कुछ ऐसे भी निर्जीव वस्तु है जो अपना क्या करता है, वृद्धि करता है। अब कहेंगे कि कैसी कलम है, ये निर्जीव है, कैसे ये अपना ग्रोथ करेगा। ये वुड है, ये कैसे ग्रोथ करेगा, ये निर्जीव है, लेकिन ये नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तु होते हैं जो अपना क्या करते हैं, अपना वृद्धि करते हैं। जैसे निर्जीव में भी क्या होती हैं, निर्जीव में भी क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। कैसे, तो कहेंगे कि कैसे निर्जीव में वृद्धि होता है, तो जैसे पर्वत, पर्वत वृद्धि होती है, उसकी पहाड़ें क्या होती है, बढ़ती है ना। उसके बाद पर्वत हो गया, उसके बाद रेत, टीला, उसके बाद टीले। जैसे अब बात समझिए, ये क्या है, पर्वत निर्जीव है, रेत निर्जीव है, टीला निर्जीव है।
इसमें देखिए ये तो सब कोई जानता है कि जीवधारियों में वृद्धि होती है, जीवधारियों में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब होता है आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना। तो देखिए इसमें तो जीवधारियों में वृद्धि तो होकर करेगी, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि निर्जीवों में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कुछ ऐसे भी निर्जीव वस्तु है तो वो क्या करता है, अपना वृद्धि करता है। जैसे पर्वत है, पर्वत देखे होंगे कि पर्वत जो है उसमें पहाड़े जो हैं वो बढ़ते हैं, जो जीवित पत्थरे हैं वो बढ़ते हैं। तो पर्वत का बढ़ना, रेत का बढ़ना। जैसे आप नदियों में देखे होंगे कि टीले जो होते हैं, टीले मतलब कि जहाँ पर बालू की ऊंची रहती है, उसमें क्या होता है कि बालू के कण उस पर आकर के क्या होते हैं, पहले इतना बड़ा था ना, अब क्या हो गया, इस पर बालू का जब रेत पड़ा और पड़ा बड़ा ना, तो इस पर क्या हो गया, और कहीं बड़ा हो गया। ये देखिए रेत जो है इस पर कण आकर के क्या बोले, क्या हो गए, इस पर पड़ने लगी थी, इसका बढ़ोतरी हो गया। तो कहने का मतलब कि पर्वत निर्जीव होकर के भी ये भी क्या होता है, बढ़ता है। रेत ये भी बढ़ता है, टीले टीले भी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, तो इस पर जो रेत जो होते हैं इस पर आकर के कुछ अनेक प्रकार की इस पर जो है रेत जो है इस पर आकर के फंसते हैं, इस पर रुकते हैं, तो इसका क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। जैसे आप टीले देखे होंगे कि उस पर रेती आती है और रेती उस पर पड़ती है, तो रेत उस पर पड़ने के बाद वो क्या होता है, ऊंच हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी निर्जीव होते हैं जो अपना वृद्धि करते हैं। अब देखिए जीवधारियों के साथ साथ निर्जीवों में भी कुछ ऐसे भी निर्जीव होते हैं जो अपना वृद्धि करते हैं, जैसे पर्वत, रेत, टीले। तो सजीव, सजीव के बारे में आपको बता दें कि सजीव भी होता है जो अपने जैसे संतान उत्पत्ति कर सकता है, बाहरी वातावरण को समझ सकता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, दे सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। सजीव में कुछ लक्षण होते हैं, सजीवों के कुछ लक्षण। तो पहला जो लक्षण है उसका आपको बताएं कि वृद्धि, ग्रोथ जिसको बोलते हैं। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ, आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना। ये क्या है, वृद्धि है, आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना और संख्या में बढ़ना। अब देखिए तो जीवधारियों में वृद्धि हो गया, आकार बढ़ गया, भार बढ़ गया, उसके बाद में संख्या बढ़ गई, बढ़वे करेगा, जीवधारी है तो उसमें सब बढ़ेगा। देखिए वृद्धि के साथ साथ ये तो सजीव में होता ही है ये लक्षण, लेकिन उसके साथ साथ निर्जीवों में भी क्या होते हैं, वृद्धि होते हैं। अब कहेंगे कैसे होते हैं, तो आपको बता दें, पर्वत है, पर्वत भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जीवित जैसे पत्थर है, रेत है, देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कौन होते हैं, वो बढ़ते हैं तब होते हैं। रेत है तो रेत मतलब बालू होते हैं, कहीं जाते हैं नदियों में देखते हैं तो टीले, कुछ बालू आकर के ऊपर पड़ जाते हैं तो टीले बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टीले। टीले यानी टीले कैसे बनते हैं, तो उस पर रेत जाकर के कुछ अनेक प्रकार के उस पर जाकर के उस पड़ते हैं तो क्या बन जाता है, टिल्ला जिसको बोलते हैं। तो इस आकार में क्या हो गया, पहले इतना बड़ा था, उस पर कण आकर के पड़े थी, कितना गया, बहुत बड़ा हो गया। तो कुछ ऐसे भी निर्जीव होते हैं जो अपना क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो चलिए इसके बारे में तो हम लोग समझ गए कि वृद्धि। अब हम एक क्वेश्चन करेगा कि क्या वृद्धि जो है सजीवों का, पहला क्वेश्चन इसमें जो है वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कहता है कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो हम क्या कहेंगे कि सजीव जो है वो विशिष्ट लक्षण यानी वृद्धि का विशिष्ट लक्षण नहीं है। कैसे नहीं, तो लिखेंगे कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। कैसे नहीं है, तो आप बात समझिए कि वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता है, क्योंकि विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है कि जीव में जो लक्षण है वह निर्जीव में नहीं होना चाहिए। जो सजीव में जो लक्षण है वो लक्षण निर्जीव में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए सजीव में जो लक्षण है वही निर्जीव में भी है। ये भी आकार में बढ़ रहा है, भार में बढ़ रहा है, संख्या में बढ़ रहा है,
तो इसमें भी देखिए निर्जीव में भी पर्वत आकार में बढ़ रहा है, भार, जब आकार बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। इसका टीले जो है रेत है ये आकार में बढ़ रहा है और भार में बढ़ रहा है। तो विशिष्ट लक्षण का मतलब हुआ कि केवल जीवों में होना चाहिए, लेकिन ये जीवों में ये नहीं है, ये लक्षण दोनों में है, जीवों में भी है और निर्जीवों में भी है। यानी जीव भी वृद्धि करता है और निर्जीव भी वृद्धि करता है ना। तो अभी आपको बताए कि निर्जीव कैसे वृद्धि करता है, तो जैसी पर्वत है, रेत है, टीले हैं, ये भी वृद्धि करता है। तो विशिष्ट यानी कोई पूछेगा कि वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जीवों में जो वृद्धि हो रही है वही वृद्धि निर्जीवों के साथ भी हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि जीवों में वृद्धि होगा तो निर्जीव में नहीं होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। तो यहाँ पर वृद्धि जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि एक बात जो है जीवों में, ये जीवों के साथ साथ क्या है, निर्जीवों में वृद्धि है ना। तो वृद्धि जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, तो सीधी बात है कि निर्जीव में वो लक्षण है, उसी लक्षण क्या किसमें है, तो निर्जीवों में है। इसीलिए वृद्धि जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे अगिल का भाग। तो आप बात समझ में आया, जीव किसे कहते हैं, तो अभी बताए इसको जीवधारी का लक्षण बताया कि जीवधारी का पहला लक्षण जो होता है वो वृद्धि होता है ना। वृद्धि का मतलब आकार में बढ़ना, भार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना, ये जीवधारियों में होता है। और जीवधारियों के साथ साथ कुछ ऐसे भी निर्जीव है जो अपना वृद्धि करता है, जैसे पर्वत, रेत, टीले। जीवों वृद्धि जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि जीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी ये लक्षण पाए गए हैं, इसीलिए विशिष्ट लक्षण नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में। इसके बारे में जनन, जीव के तो बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, जनन के बारे में। हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए भाई, जनन किसे कहते हैं ये बात हम लोग पहले भी जाने कि जनन किसे कहते हैं। जनन जो होता है वो अपने जैसे संतान को क्या करता है, उत्पत्ति करता है। अपने जैसे संतानों को क्या करता है, उत्पत्ति करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं ना। तो जनन का मतलब क्या होता है कि जनन का मतलब होता है कि जो अपने जैसे संतान को क्या करें, उत्पत्ति करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन। चलिए इसका परिभाषा हम लोग ले लें ना। तो अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना, यानी करना ही जनन कहलाते हैं। ठीक है, तो जनन, रिप्रोडक्शन, तो जनन किसे कहते हैं, इसको और भी परिभाषा में बोल सकते हैं। जनन किसे कहते हैं, तो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ना, संतान को उत्पन्न करना या अपने जैसे संतान को जन्म देना, उसको हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो देखिए ये जनन जो है, ये जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन
रिप्रोडक्शन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जो अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। सीधी बात समझो कि अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात समझेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। आइए इस पर हम लोग बात करें कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन वे होते हैं जिनमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन उसे कहते हैं जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, यानी नर और मादा। यानी नर और मादा, उसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, तब जाके के लैंगिक जनन का निर्माण होता है। तो चलिए पहले हम लैंगिक जनन का हम बात करेंगे। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? चलिए लैंगिक जनन के बारे में हम लोग समझ लें। तो लैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसमें हम बात करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग समझ लें कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। यानी लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन वे होते हैं, लैंगिक जनन वे होते हैं जिसमें 2 जनक की, जिसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन वे होते हैं जिसमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी लैंगिक जनन वे होते हैं जिसमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। विपरीत जनक मतलब क्या? नर और मादा, यानी उसी को बोलते हैं 2 विपरीत जनक, एक नर और एक मादा हम लेंगे। चलिए देखिए, जैसे नर, एक ले लेंगे मादा। तो नर में बनता है नर युग्मक। नर में क्या बनता है? नर युग्मक। और मादा में क्या बनता है? मादा युग्मक। ठीक है, तो नर 2 विपरीत जनक होते हैं, एक नर और एक मादा। नर में नर युग्मक उत्पन्न होता है और मादा में मादा युग्मक। तो नर और मादा क्या करते हैं? नर और मादा मिल करके
और क्या करते हैं, तो नर और मादा जब मिलती हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, नर और मादा यानी एक लैंगिक जन्म लिखे हैं, लैंगिक जन्म में लैंगिक जन्म वे होते हैं जिनमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। तो पहला विपरीत जनक कौन है, नर, और दूसरा मादा क्या है, मादा। नर में नर युग्मक होता है और मादा में मादा युग्मक होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। नर और मादा जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट से क्या होता है कि जाइगोट से नया नया संतान बनता है। चलिए इसको समझ लीजिएगा। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन वे होते हैं जिनमें दो विपरीत नर जनक की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में दो विपरीत यानी जनक की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। नर में नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक होता है। नर और मादा जब दोनों मिलते हैं तो दोनों नर और मादा को मिलने से क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या बनता है, नया संतान बनता है ना। तो ये बात समझ में आई कि संतान कैसे बनती है। तो नर और मादा, नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक मिलकर के क्या बनता है, जाइगोट बनाता है। जाइगोट में क्या बनता है, नया संतान बनते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लिए। चलिए अब आगे हम लोग बात करें अब किस पर, अलैंगिक जनन पर। अलैंगिक जनन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए अलैंगिक जनन में हम लोग बात करें। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को अंग्रेजी बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो अलैंगिक जनन में वे होते हैं जिनमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। बात समझिएगा, उसमें दो जनक की आवश्यकता थी, नर और मादा मिलकर के उसमें अपना जाइगोट बनाया था, नया संतान बनाया था। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में केवल एक ही यानी जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में कितने यानी जनक की आवश्यकता होती है, केवल एक। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। तो लिखेंगे अलैंगिक जनन वे होती हैं, अलैंगिक जनन वे होती हैं जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। बात समझ में, सीधी बात समझो। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती थी, नर और मादा, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती थी। लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी अलैंगिक जनन वे होती हैं जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक चैप्टर जो है बात आया इसमें तो बता दी, सेकंड ईयर से भी फर्स्ट चैप्टर का से भी रिलेटेड सवाल है ना, तो बात आया तो इस पर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लैंगिक जनन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन वे होते हैं जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये मन समझिएगा कि फर्स्ट ईयर का जो बात है वो सेकंड ईयर का बात इसमें कैसे आ गया। तो इसमें बात आया इसमें जन्म के बारे में, तो इस बात को बताया जा रहा है जो आपको सेकंड ईयर में भी काम आएगा। तो अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन वे होते हैं जिसमें एक ही जनक की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। जैसे आइए बात कर लेते हैं, जैसे अलैंगिक जनन में क्या आ गया, अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना ना,
यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? जैसी में समझ लेते हैं अमीबा, उसके बाद में पैरामीशियम, यूगलिना, ये सब जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव होते हैं। बात समझ में आया? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यह एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे में देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा है, इसमें कोई यानी जनक की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंगल इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं और एक ही जनक क्या करते हैं? अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसमें कोई यानी नर की, इसमें मादा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये सिंगल होता है, ना ये कोशिकीय होता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये अपना जब बढ़ता है दो भाग में, ये कितना भाग में बट गया? दो भाग में। जब दो भाग में बट गया तो ये अपने जैसा संतान दो उत्पत्ति कर लिया। अपने जैसा कितना संतान उत्पत्ति कर लिया? सेम दो को। जब एक बटेगा तो एक क्या करेगा? अपने जैसा दो संतान का उत्पत्ति करेगा। क्या? अमीबा। ये जब बटेगा तो ये दो अपना संतान उत्पन्न कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विखंडन होता है और विखंडन जब होता है तो अपने ही जैसा संतान को क्या करता है? उत्पत्ति करता है ना। जैसे एक अमीबा का विखंडन हुआ तो अपने एक अमीबा क्या किया? अपने दो यानी क्या किया? दो संतान का एक इस जो बटा, एक अमीबा जब विखंडन हुआ तो दो संतान का उत्पत्ति कर लिया। सेम जब ये दूगो बटा, ये दूगो अपना संतान का उत्पत्ति कर लिया, एक अब बटा तो ये दूगो संतान का उत्पत्ति, इस प्रकार से इसका विखंडन होते रहती है। तो कहने का मतलब है कि ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, ये अलैंगिक जन्म होते हैं। इसमें अलैंगिक जन्म होते हैं, ये अलैंगिक जीव है। अमीबा क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसमें कोई यानी मादा की आवश्यकता, नर मादा की आवश्यकता केवल सिंगल होता है। ये अपना क्या करता है? अपने ही जैसा संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे इसमें कुछ ऐसे भी जीव होते हैं ना कि जो जीव को जो है इसमें जो विखंडन होता है, जैसे अमीबा है अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति कर लेता है, एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे और भी कुछ है, चलिए इसको निकालें, आगे फिर बात समझेंगे। तो इसमें बात हुआ था जी अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, उसके बाद में यूग्लिना जो था वो एक कोशिकीय जीव था। वो अपने ही जैसा संतान के क्या करता था? उत्पत्ति करता था। एक का विखंडन होता था तो उसे दो जीव बनते थे, फिर वो विखंडन होता था उसके आगे जीव बनते थे, लेकिन अपने ही जैसा संतान की उत्पत्ति करते थे, अलैंगिक जन्म में। तो अब देखिए इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे ईस्ट हाइड्रा है, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? कोई पूछेगा कि ईस्ट और हाइड्रा में कैसे यानी जन्म होता है, तो मुकुलन के द्वारा जन्म होता है। तो लिखेंगे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कैसे होता है? ईस्ट और हाइड्रा भी अलैंगिक जनन करता है। जैसे ईस्ट ले लीजिए, ये ईस्ट हो गया।
इस पर मुंह पर क्या होता है, थोड़ा उभार होती है, जिसको हम बोलते हैं मुकुलन। इसको क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इसके मुंह पर थोड़ा उभार होती है, इसको बोलते हैं मुकुलन। जब ये क्या होता है कि ये विखंडन होता है, यहाँ से जब विखंडन होता है तो ये हो जाता है अलग। ये दो भाग में हो जाता है। कितने भाग में, दो भाग में हो जाता है, ऐसे बढ़ जाता है। जब ये दो भाग विखंडन होते हैं ना, ऐसे हो जाते हैं। ये जब ये दो भाग विखंडन होते हैं तो इससे और भी बनता है। तो ये है जो जैसे छिपकली का पूंछ है, इसमें जो जब छिपकली का पूंछ कट जाती है तो कट जाने के बाद में क्या होता है, फिर उसमें पूंछ जुड़ जाती है, क्योंकि उसमें जो होता है ये मुकुलन होता है। तो ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। जैसे एक ईस्ट है, एक ईस्ट जो है इसमें मुंह पर उभार होता है, इसी उभार को क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। जब यहाँ से कटता है तो ये दो भाग क्या होता है, अलग अलग बना लेता है। दो भाग ये क्या करता है, अलग अलग बना लेता है ना। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से इसमें विखंडन होती है। तो और भी बात है इसमें कि जैसे जीवों में विशिष्ट जनन नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव है, ये बात हो गया। तो ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। देखिए कुछ ऐसे भी जीव है जो अपने जैसा संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। जैसे ईस्ट, हाइड्रा, पैरामीशियम ये जात था जो अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता था, अमीबा था। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो वो क्या करता है, वो संतान उत्पन्न करता ही नहीं है। जैसे बंध कमगार मक्खी, यानी मक्खी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे रानी मधु, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैसे कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। जैसे बंध मधुमक्खी है, बंध कामगार मधुमक्खी, ये जो होते हैं, ये बंध कामगार जो मधुमक्खी जो होते हैं वो अपना संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। बंध मधुमक्खी जो है वो अपना संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। मधुमक्खियां तीन प्रकार की होती हैं, बंध कामगार मधुमक्खी, दूसरा होती है रानी मधुमक्खी, और तीसरा होती है ड्रोन मधुमक्खी ना। तो मधुमक्खी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। बंध कामगार मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी, जिसमें रानी मधुमक्खी तथा ड्रोन मधुमक्खी ये दोनों क्या करती है, अपना संतान उत्पन्न करती है। लेकिन ये बंध कामगार जो मधुमक्खी है वो अपना संतान उत्पन्न नहीं करती। जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे कंची में कि वृद्धि में, तो वृद्धि में जीवों में वृद्धि होती थी, लेकिन उसके साथ साथ निर्जीवों में वृद्धि होती थी, जिसके कारण सजीव में यानी विशिष्ट लक्षण नहीं पाया जाता था। इसमें भी इसी प्रकार होता है, मनुष्य में भी इसी प्रकार होता है, मधुमक्खियों में भी इसी प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी तीन प्रकार के होते हैं, बंध कामगार मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और ड्रोन मधुमक्खी ना। तो इसमें कामगार मधुमक्खी जो होती है, वो कामगार मधुमक्खी जो होते हैं अपने जैसी संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। लेकिन रानी मधुमक्खी, ड्रोन मधुमक्खी जो है वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये देखिए, ये जैसे कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे में क्या, बंध कामगार मधुमक्खी, ये अपना संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। उसके बाद में और है कि खच्चर है, खच्चर ना, जिसको मयूर बोलते हैं। ये जो है ये अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करता है ना। खच्चर है, बंध कामगार मधुमक्खी है। कुछ ऐसे भी जीव है जो संतान उत्पत्ति करते हैं, जो आप हम लोग पढ़े लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में पढ़े हैं
कि अलैंगिक जन्म में कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने जैसे संतान उत्पन्न उसमें करने की क्षमता नहीं होती। जैसे खच्चर है, बंध कमगार मधुमक्खी है, ये अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं करती है। और भी है जैसे बंध मनुष्य, क्या बोलते हैं उसको, अनुवर मानव युगल बोलते हैं, अनुवर मानव। अनुवर मानव मतलब समझते हैं कि जो मानव वो अपना मतलब कि अपने जैसे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जैसे मानव मतलब समझते हैं कुछ ऐसे भी मनुष्य है ना, आप जानते होंगे, उसको बोलते हैं अनुवर मानव ना। यानी बंध मनुष्य उसको बोलते हैं ना, जो आप लोग जानते होंगे कि उसमें अनुवर मानव जो होते हैं ना, वो लेडीज में होते हैं ना जेंट्स में होते हैं। वो जो है होते हैं वो अपना जैसे संतान उसमें उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो मानव में अनुवर मानव, खच्चर और बंध कमगार मधुमक्खी, इन लोग के पास जो है अपने जीव है, लेकिन अपने जैसी संतान उसमें उत्पन्न करने की ना, उसमें संतान उत्पन्न करने की उसमें क्षमता नहीं होती है। तो आप बात समझ गए कुछ जीव। अब बताइए इसमें जो है, अब बात आया जीवों में विशिष्ट लक्षण यानी नहीं होते हैं। जीवों में भी जैसे उसमें वृद्धि में भी जीवों में विशिष्ट लक्षण नहीं होता था, इसी प्रकार कोई क्वेश्चन कर देगा कि जीवों में ना, जीवों में भी विशिष्ट यानी जनन, विशिष्ट जनन नहीं होते हैं। कोई पूछ गया कि जीवों में क्या विशिष्ट जनन होता है, तो लिख देंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि विशिष्ट जनन का मतलब कि केवल जीव में होना चाहिए, यानी सभी जीव में होना चाहिए, विशिष्ट लक्षण समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव है जो संतान उत्पत्ति कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो विशिष्ट लक्षण का मतलब हुआ कि केवल उसी में लक्षण होना चाहिए, यानी सभी लक्षण उसके समान होना चाहिए। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है जीव, बंध कमगार मधुमक्खी ये भी जीव है, खच्चर है, अनुवर मानव है, ये भी जीव है, लेकिन ये अपने जैसे संतान उत्पत्ति कभी नहीं कर सकते हैं ना, जिसके कारण जीवों में विशिष्ट जनन नहीं होता है। जनन तो होता है लेकिन विशिष्ट जनन नहीं होता है। जनन होता है लेकिन विशिष्ट जनन नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जीवों में विशिष्ट जनन नहीं होते हैं। ये बात समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग बात कर लें, कवक पर। कवक, इस पर कवक पर बात कर ले तो कवक को बोलते हैं फंजाई। कवक को क्या बोलते हैं? फंजाई। जो कवक जो होते हैं, जो लाखों जीवाणु, लाखों बीजाणु, लाखों बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं, बात समझ में? कवक मतलब फंजाई होता है, कवक भी होते हैं जो लाखों बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं ना, यानी बहुत सारा यानी जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। लाखों यानी जीव बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं, उसको हम कवक बोलते हैं। जैसे मान के चले कि एक कवक है, एक कवक है। जब इसका विखंडन हुआ तो ये क्या किया कि अधिक से अधिक यानी क्या किया, अधिक से अधिक यानी फंजाई का निर्माण कर दिया। देख लो ये 3 भाग में है। ये क्या किया, एक कवक था, एक कवक से ये क्या किया,
हजारों यानी क्या किया, लाखों यानी बीजाणु ऐसे करके क्या कर सकते हैं, ये उत्पन्न कर सकते हैं। तो कवक फंजाई जो लाखों बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए जैसे एक कवक है, यहाँ पर एक कवक का विखंडन होने पर कितना कवक उत्पन्न कर लिए, 3 कवक उत्पन्न कर लिए। इसको विखंडन किए बनाया, इसको विखंडन किए बनाया, इसी प्रकार से बनते जाएंगे। अब देखो अभी इसको हम विखंडन करेंगे तो ये कितना बना लेगा, फिर अभी बनाएगा, फिर ये भाग बनाएगा, फिर अब ये भाग बनाएगा। इसमें 3 भाग है तो 3 बार बनाएगा ना, इसमें 3 भाग है तो 3 बार बनाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कवक फंजाई भी होते हैं जो लाखों बीजाणु को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। अब चलिए आगे हम लोग जानेंगे। शैवाल में जो जनन होते हैं ना, ये विखंडन विधि के द्वारा होता है, याद रखिएगा। शैवाल के बारे में हम लोग जान ले। अब तो इसके बारे में समझिए, कवक फंजाई जो लाखों बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे देखिए एक कवक है, अलग अलग एक कवक से 3-3 कवक बनाया। इस 3-3 कवक से क्या किया, इसमें अब 3-3 खंड बना दिया। एक खंड से 2 खंड, ये दूसरा खंड का है, ये तीसरा खंड का, फिर अब इससे बनाएगा, फिर इसे बनाएगा। इस प्रकार से लाखों बीजाणु बनाते रहेंगे। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे शैवाल। शैवाल, तो शैवाल में किस प्रकार जनन होता है। हम लोग ये सभी बातें किस में पढ़ रहे हैं, हम लोग अलैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं ना। तो शैवाल में किस प्रकार से जनन होते हैं, तो शैवाल में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। आप याद रखेंगे कि शैवाल में किस प्रकार से विखंडन होता है, तो शैवाल में विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। जिसके बारे में अभी हम बताए, उस पर बात किए ना। तो इस प्रकार से शैवाल में जो होता है विखंडन विधि द्वारा जनन होता है ना। तो आप इसे याद रखें, शैवाल में किस प्रकार के जनन होते हैं, तो शैवाल में विखंडन विधि द्वारा जनन होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे। एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि क्वेश्चन देगा प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है। तो देखिए प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी कर सकता है। प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे। इसका हम डिफिनेशन देते हैं। प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है। आप ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, एक क्वेश्चन आपसे कर भी सकता है कोई कि प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है। ये भी अलैंगिक जनन का भाग है। तो प्लेनेरिया में जनन कैसे होता है, तो याद रखें प्लेनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है ना। तो पुनरुद्ध भवन के द्वारा इसमें द्वारा होता है इसमें जन्म ना। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है जिसमें विखंडन होकर
विखंडन होकर प्रत्येक भाग नया प्लनेरिया का निर्माण करता है। बात पर आप ध्यान देंगे, प्लनेरिया में जनन कैसे होता है। तो प्लनेरिया भी एक अलैंगिक जनन है। प्लनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है। आप इसे याद रखें, प्लनेरिया में जनन किससे होता है, तो पुनरुद्ध भवन के द्वारा होते हैं। प्लनेरिया एक ऐसा जीव है जिसका विखंडन होकर प्रत्येक भाग नया प्लनेरिया का निर्माण करता है। कहते हैं कि जब विखंडन होता है, देख लीजिएगा, बोल देता हूँ, उसको आप देख करके लिखते रहिएगा। विखंडन प्लनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है। प्लनेरिया एक ऐसा जीव है जिसका विखंडन होकर प्रत्येक भाग, जब विखंडन होता है ना, तो विखंडन होता है तो प्रत्येक भाग नई प्लनेरिया का यानी निर्माण करता है। जैसे में देखिए ये फिगर है, ये प्लनेरिया है। तो इसमें जब क्या लिखा है कि प्लनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है, और प्लनेरिया एक ऐसा जीव है जिनका विखंडन होकर, इसका विखंडन होकर कि प्रत्येक भाग क्या करता है, नया प्लनेरिया का। देखिए इसका 3 भाग है, तो एक भाग यहाँ से खंडित कर लिए, एक भाग यहाँ से खंडित कर लिए, तो कितना भाग हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। ये मिल करके एक क्या किया, एक नया प्लनेरिया बना दिया। ये मिल करके एक नया प्लनेरिया बना दिया और एक ये मिल करके एक नया प्लनेरिया बना दिया। यानी एक का विखंडन हुआ 3 भाग में, तो ये कितना प्लनेरिया बनाया, ये विखंड 3 गो प्लनेरिया बनाया। यानी कहने का मतलब है कि जिसका विखंडन होकर को प्रत्येक भाग नया प्लनेरिया का निर्माण करता है। देखिए इसमें 3 भाग विखंडन हुआ, तो तीनों भाग क्या किया, अपना नया फिर प्लनेरिया बना दिया। जैसे में ये छिपकली है, जब उसकी पूंछें टूटती है तो कुछ दिन के बाद फिर क्या होती है, पूंछ निकल जाती है। ये पहला इसका उदाहरण है कि प्लनेरिया जो है, प्लनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है, और प्लनेरिया एक ऐसा जीव है जिनका विखंडन होकर प्रत्येक भाग नया प्लनेरिया का निर्माण होता है। देखिए एक प्लनेरिया है, इसमें जब इसका भाग 3 भाग खंडित हुआ है, तो एक प्लनेरिया का ये भाग है, एक इसका भाग है और ये भाग है। तो इससे देखिए, इससे बना है एक प्लनेरिया, इससे बना है एक प्लनेरिया और इससे बना है ये प्लनेरिया। इस प्रकार से फिर विखंडन होगा तो एक 3 का निर्माण करेगा। यानी कहता है कि प्रत्येक भाग नया प्लनेरिया का निर्माण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लनेरिया का जनन। तो प्लनेरिया में जनन कैसे होता है, तो प्लनेरिया में जनन पुनरुद्ध भवन के द्वारा होता है ना। प्लनेरिया एक ऐसा जीव है जिनका विखंडन होकर प्रत्येक भाग नया प्लनेरिया का निर्माण करता है। चलिए हमारा वीडियो कैसा लगा ना, अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के बीच क्या करिए, शेयर जरूर करिए, कि ताकि इसका लाभ उस बच्चे तक मिले, उस अपने आपके मित्रों तक मिले। और इसी प्रकार से आपके साथ हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और हमारा फिजिक्स का भी वीडियो बनने वाला है, मैथ का भी बनने वाला है, उसको आप देखिए, जाइए और अच्छा तरह से हमारा लिंक खोलिए और उसमें देखिए सभी वीडियो आपको मिलेगी। इसमें केमिस्ट्री का कुछ वीडियो जो है वो कुछ धुंधला आ गया है, उसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उसका वीडियो हम एकदम अच्छे से बनाएंगे जिस प्रकार ये वीडियो बना है ना। चलिए हम भाग आज 1 पढ़ाए, इसका भाग हम 2 वीडियो फिर लेकर के हम कल आएंगे।